गांव चक नूरी बज़ाहिर एक पुरसुकून बस्ती थी, जहां सुबह अजान की आवाज़ के साथ खेतों में हल चलने लगते। दोपहर को कुएं पर औरतों की हंसी और सरगोशियां गूंजतीं। शाम को चौपाल में बुजुर्गों के हुक्के का धुआं फिजा में घुल जाता और रात के अंधेरे में हर शय साकित हो जाती। मगर इस खामोशी की तह में एक ऐसा सच दफन था जो बरसों से ज़मीर को कचोके लगा रहा था। एक ऐसा राज जो वक्त के साथ मज़ीद गहरा होता गया और अब अपने ज़ाहिर होने के लिए लहू की कीमत मांग रहा था। इस गांव में दो नाम सबसे ज़्यादा ताकतवर समझे जाते थे, मलिक सिकंदर और हाजी करीम बख्श, जिनकी मर्जी के बगैर ना कोई फैसला मुकम्मल होता था, ना कोई झगड़ा सुलझता, जिनके इशारे पर ज़मीनों के बंटवारे बदल जाते, रिश्ते बनते और टूटते, और जिनकी खामोश रजामंदी पूरे चक नूरी के लिए कानून की हैसियत रखती थी। इसलिए लोग उनके नाम एहतराम से कम और खौफ से ज़्यादा लेते थे। मलिक सिकंदर एक बाअसर जागीरदार था, जिसके पास वसी ज़मीनें थीं, बंदूकों की ताकत थी, वफादार आदमियों का हल्का था और ऐसा रोबो दबदबा कि उसकी मौजूदगी ही में कमज़ोर आवाज़ें दब जाती थीं। जबकि उसके मुकाबिल हाजी करीम बख्श एक सादा दिल मगर मजबूत ईमान वाला किसान था, जिसके पास न ज़मीनों का गुरूर था, न हथियारों की धमक, बल्कि उसके पास सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई, सच का हौसला और अल्लाह पर वो पुख्ता यकीन था जो हर जुल्म के सामने डट जाने की ताकत बन जाता है। इन दोनों के दरमियान बरसों पुराना झगड़ा था, ज़मीन का, जो महज चंद कनालों की मलकियत का मामला नहीं रहा था, बल्कि अना, ताकत और हक़ व नाहक की जंग बन चुका था। एक ऐसा तनाज़ा जिसकी जड़ें नस्लों तक फैल चुकी थीं और जिसने गांव के लोगों को भी खामोश तमाशाई बना रखा था, क्योंकि इस ज़मीन के साथ सिर्फ खेत नहीं बल्कि इज्जत, खून और अंजाम जुड़े हुए थे। हाजी करीम की बेटी आयशा गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसने तालीम को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि शऊर का चिराग समझा था। उसकी आंखों में एक बेहतर कल के ख्वाब रोशन थे और दिल में ऐसा हौसला कि वो रिवायतों के दबाव, समाजी खौफ और ताकतवरों की धमकियों के बावजूद सच का साथ देने का हौसला रखती थी। इसीलिए वो चक नूरी में उम्मीद की एक खामोश मगर मजबूत अलामत बन चुकी थी। मलिक सिकंदर का बेटा फराज शहर में पढ़ा लिखा, नर्म दिल और बाप के जुल्म से नाला था। उसके दिल में हर इंसान के लिए मोहब्बत थी, मगर वो अपने बाप की सख्तियों की वजह से हमेशा उदास रहता था। आयशा और फराज की मोहब्बत छिपी हुई थी, खामोश थी, मगर सच्ची थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में छिपी हिस्से नाजुक को समझते थे। अल्फाज की बजाय खामोशियों में एक दूसरे के दिलों की बातें सुन लेते थे। और इस मोहब्बत की हकीकत इसलिए भी मजबूत थी क्योंकि दुनिया की आड़ और हालात की सख्तियों के बावजूद वो अपने दिलों की सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटे। आयशा जानती थी कि अगर ये राज कभी खुल गया तो ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि पूरे शहर में हलचल मच जाएगी, क्योंकि इस राज की हकीकत इतनी ख़तरनाक थी कि उसके सामने सब कुछ छोटा महसूस होता और उसके खुलने से खून बहने के अलावा कोई रास्ता बाकी न रहता। फराज जानता था कि अगर उसने बाप के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई तो वो सिर्फ एक एहतजाज नहीं होगा, बल्कि उसकी ज़िंदगी की वो आखिरी लंबी सांस भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसके बाप की ताकत इतनी थी कि वो उसे ना सिर्फ बेटा कहना छोड़ देगा बल्कि उसकी शनाख्त, इज्जत और वजूद को भी मिटाने की ठान लेगा। फिर भी मोहब्बत ने खौफ को हरा दिया, क्योंकि उसकी खामोश ताकत ने दिल के अंधेरे को रोशन कर दिया। और जब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में सच्ची चाहत देखते तो दुनिया की हर धमकी, हर खतरा और हर जुल्म कमज़ोर पड़ जाता, और मोहब्बत की रोशनी ने उनके दिलों में एक नई हिम्मत पैदा कर दी।
गांव के लोग सच जानने के बावजूद खामोश थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि फराज और आयशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मगर इस मोहब्बत की हकीकत को छुपाने के लिए उन्होंने अपने लब बंद कर लिए, और इस खामोशी ने गांव की फिजा में एक तलखी और खौफ की खामोशी पैदा कर दी। जबकि फराज और आयशा की मोहब्बत इस खामोशी के बावजूद मजबूत रहती और उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते रहते। कोई कहता मलिक से कांटेक्ट कर ले, और कोई बोलता अपना घर बचाओ, दूसरों की लड़ाई में क्यों पड़ो। और यही वो जहालत थी जो जुल्म को ताकत देती थी। एक रात हाजी करीम बख्श खेत से वापस न आया, और उसकी गैर मौजूदगी ने पूरे गांव में खामोश खौफ की लहर दौड़ा दी। लोग अपने अपने घरों की खिड़कियों से बाहर देखते रह गए, और हर कोई सोचता रहा कि कहीं उसकी मोहब्बत, उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई को जुल्म ने निगल न लिया हो। क्योंकि जब एक सच्चा इंसान अचानक गायब हो जाए तो उसके पीछे सिर्फ सवालात नहीं रहते, बल्कि एक गहरी तन्हाई और बेबसी भी छा जाती है। सुबह कुएं के पास उसकी लाश मिली, सीने में गोली, हाथ में मिट्टी, और ये मंजर देखकर गांव लरज़ गया, क्योंकि उसकी मौत में ना सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म किया, बल्कि गांव के दिलों में खौफ, बेबसी और सवालों की तवील गूंज छोड़ दी। और हर कोई सोचने लगा कि उसके साथ जुल्म ने क्या कर दिया, और उसके साथ साथ ये भी कि अगर सच बोलने वाला इसी तरह खामोश हो जाता है तो फिर इंसाफ की उम्मीद कैसे बाकी रह सकती है। मलिक सिकंदर ने फौरन ऐलान करवाया, ये दुश्मनी का नतीजा है, मेरा कोई हाथ नहीं। मगर उसके अल्फाज गांव वालों के दिलों में शक के बीज बो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगरचे वो ज़ाहिरी तौर पर बेकसूर दिखाई दे रहा था, मगर उसकी ताकत और साबिका जुल्म ने उन्हें ये सिखा दिया था कि वो हमेशा अपने हाथों को साफ दिखाने की कोशिश करता है। और इसी बदनामी और खौफ के साए में फराज और आयशा की मोहब्बत के लिए रास्ता मज़ीद तंग हो गया। पुलिस आई, रस्मी कार्रवाई हुई, फाइल बंद हो गई, और गांव वालों की उम्मीदें इसी तरह धोखे में रह गईं, क्योंकि निज़ाम ने सिर्फ एक रस्मी दस्तावेज़ मुकम्मल की, मगर हकीकत में इंसाफ की तलाश ख़त्म हो गई। और उसके बाद हर कोई अपने घर में खामोशी से रहने लगा, जैसे कि सच की आवाज़ को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया हो। लेकिन आयशा जानती थी कि ये हादसा नहीं, कत्ल था, क्योंकि उसके दिल की आँख ने वो चीज़ें देख लीं जो दूसरों की नज़र से ओझल रहीं, और वो हर उस निशान को पहचानती थी जो इस जुल्म के पीछे छिपी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। लिहाजा उसके अंदर एक खौफ भी था और एक अज़्म भी कि वो सच की तलाश में खामोश नहीं रहेगी, चाहे उसे इसके लिए अपनी ज़िंदगी की कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। आयशा के दिल में नफ़रत ने जन्म लिया, नफ़रत मलिक सिकंदर से, नफ़रत गांव की खामोशी से, नफ़रत इस निज़ाम से जो सच को दफन करता है, क्योंकि उसने अपने प्यारे की मौत को सिर्फ एक हादसा करार देकर हक़ाइक़ को छुपा दिया। फराज टूट गया, क्योंकि वो जानता था कि उसका बाप कातिल है, मगर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, और ये सच्चाई उसके दिल और दिमाग को दिन ब दिन पिघला रही थी, हर लम्हा उसकी रूह पर बोझ डाल रही थी, और वो अपने प्यारों की हिफाजत और इंसाफ के हुसूल के दरमियान उलझा रह गया, जैसे कि वो एक ऐसे जहन्नुम में फंस गया हो जहां खौफ, नफ़रत और बेबसी के साए हमेशा उसके गिर्द घूम रहे हों। ये वो मकाम था जहां मोहब्बत और नफ़रत आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ आयशा का दिल जो सच और वफादारी की रोशनी में जल रहा था, और दूसरी तरफ उसकी नफ़रत जो जुल्म और नाइंसाफ़ी के अंधेरे में भड़क रही थी। और इस कश्मकश में हर लम्हा ये फ़ैसला होना था कि वो अपनी मोहब्बत को ज़िंदा रखेगी या नफ़रत के समंदर में खुद को गर्क कर देगी। हड़ताल की इब्तिदा आयशा के इस फैसले से हुई,
कि अगर कानून अंधा है तो हम उसे आंखें देंगे, और इसी सोच ने उसके अंदर एक ऐसी आग भड़काई कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए इंसाफ की आवाज़ बन गई। उसने लोगों को एक साथ खड़ा किया और जुल्म के खिलाफ एक मजबूत हड़ताल की शुरुआत कर दी, जिसने दिखाया कि जब जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त नहीं किया जाता तो सच और इंसाफ की ताकत खुद ब खुद सामने आ जाती है। उसने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया, खेतों में काम बंद हो गया, जागीरदार की जमीन पर हल रुक गए और चौपाल पर पहली बार आवाज उठी कि जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि आयशा ने उनके दिलों में वो हिम्मत पैदा की थी कि वो अपने हुकूक के लिए खड़े हों, और उसी दिन से गांव की खामोशी टूटकर एक ऐसी मुत्तहिदा आवाज में बदल गई जिसने मलिक सिकंदर और उसके जुल्म को लर्जा कर रख दिया। हम इंसाफ चाहते हैं, ये हड़ताल थी, गांव की तारीख की पहली, जिसने सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक नई उम्मीद को जन्म दिया। क्योंकि आयशा की क़यादत में गांव के लोगों ने पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी और जुल्म के सामने अपनी आवाज़ उठाई, और उसी दिन से ये साबित हो गया कि अगर आवाम मुत्तहिद हों तो ताकतवर तरीन जालिम भी डगमगा जाता है। मलिक सिकंदर बिफर गया और उसकी आवाज़ में गुस्से और नफ़रत की आग थी जब उसने कहा, ये सब हाजी की बेटी करवा रही है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि आयशा ने गांव की खामोशी को तोड़कर जुल्म के खिलाफ एक ताकतवर हड़ताल छेड़ दी है, और उसकी ये ताकत उसके इक़्तिदार को ख़तरे में डाल रही थी। लिहाजा उसने न सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए आयशा को निशाना बनाया, बल्कि गांव वालों के दिलों में खौफ फैलाने की भी साजिश शुरू कर दी। सस्पेंस का मोड़ तब आया जब एक रात फराज आयशा के पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी और उसने धीरे से कहा, ये मेरे बाप की है, इसमें सब लिखा है। और जब आयशा ने डायरी खोली तो उसमें ना सिर्फ ज़मीनों के जाली कागजात और धमकियां थीं, बल्कि वो खौफनाक हकीकत भी लिखी थी कि हाजी करीम के कत्ल का हुक्म उसी के बाप ने दिया था, जिसने आयशा के दिल को हिला कर रख दिया, और उसे यकीन हो गया कि उसकी नफ़रत सिर्फ एक जज्बाती रद्द अमल नहीं बल्कि सच की रोशनी थी। ये सच था, मगर ये सच खून में लिपटा हुआ था, क्योंकि इसके पीछे ना सिर्फ एक बेगुनाह जान की कुर्बानी छुपी थी, बल्कि जुल्म, ताकत और खामोशी की वो सारी दास्तान भी थी जो बरसों से इस गांव की ज़मीन में जज्ब हो चुकी थी। और अब ये सच सामने आकर आयशा और फराज दोनों के लिए एक ऐसा बोझ बन गया था जिसे उठाना भी ज़रूरी था और जिसकी कीमत अदा करना भी नागुज़ीर। मोहब्बत का इम्तिहान यही था कि आयशा के सामने ये कड़ा सवाल खड़ा था कि अगर वो ये सच दुनिया के सामने ले आई तो फराज का बाप फांसी चढ़ जाएगा, और वो जानती थी कि इस फैसले से ना सिर्फ एक जालिम को सज़ा मिलेगी बल्कि फराज की ज़िंदगी भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसलिए उसके दिल में ये जंग जारी थी कि क्या सच्ची मोहब्बत सिर्फ साथ देने का नाम है, या फिर सच और इंसाफ के लिए सबसे कीमती कुर्बानी देने का हौसला भी रखती है। फराज ने आंखों में दर्द और दिल में अज़्म लिए जवाब दिया, अगर ये इंसाफ है तो हाँ, क्योंकि वो जानता था कि सच का साथ देना उसके लिए सबसे कड़ी सज़ा भी हो सकती है। मगर वो ये भी समझ चुका था कि अगर जुल्म उसके अपने बाप के हाथों हुआ है तो इसका बोझ खामोशी से उठाना मोहब्बत नहीं बल्कि बुज़दिली होगी, और इसी लम्हे उसने अपनी मोहब्बत को इंसाफ के रास्ते पर कुर्बान करने का फैसला कर लिया। ये वो लम्हा था जब मोहब्बत ने खुद को सच के कदमों में रख दिया, क्योंकि इस एक फैसले में ना सिर्फ आयशा और फराज के दिलों की वाबस्तगी आजमाइश में पड़ी, बल्कि ये साबित हो गया कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अपने सबसे कीमती एहसास को भी इंसाफ और सच्चाई के लिए कुर्बान करने का हौसला रखती है। आखिरी टकराव उस दिन हुआ जब गांव की अदालत लगी। लोग जौक दर जौक जमा थे, पुलिस मौजूद थी, मीडिया के कैमरे हर चेहरे पर जमी निगाहों के साथ सच की तलाश में थे।
اور پورا گاؤں ایک سانس میں رکا ہوا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آج صرف ایک مقدمہ نہیں سنا جائے گا، بلکہ برسوں کا دبایا ہوا سچ، خوف اور خاموشی بھی عوام کے سامنے بے نقاب ہونے والا ہے۔ ملک سکندر نے غصے اور جنون میں بندوق نکالی اور چیخ کر کہا، یہ گاؤں میرا ہے، کیونکہ اس لمحے اس کے سامنے اس کی ساری طاقت، سالوں کا روب اور ظلم خطرے میں پڑ چکا تھا، اور وہ یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ بندوق کی زبان اب بھی قانون، سچ اور انصاف سے زیادہ زور رکھتی ہے، مگر وہ یہ بھول چکا تھا کہ خوف کے سائے میں جینے والے لوگ اب خاموش نہیں رہے تھے۔ فراز اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور مضبوط آواز میں بولا، نہیں ابا، یہ گاؤں سچ کا ہے، کیونکہ اس لمحے اس نے خوف، رشتے اور خون کے بندھن سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور وہ جان چکا تھا کہ اگر آج بھی وہ خاموش رہا تو نہ صرف ایک باپ کے جرم کا بوجھ اس کی روح پر رہے گا، بلکہ پورا گاؤں ہمیشہ کے لیے ظلم کے سائے میں جیتا رہے گا۔ اس لیے اس نے پہلی بار سچ کو باپ کے سامنے کھڑے ہو کر چن لیا۔ گولی چلی، خون گرا، اور لمحہ بھر کو وقت تھم سا گیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ بندوق فراز کے ہاتھ میں اس لیے آئی تھی کہ وہ اپنے باپ کو مارنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس سے ہتھیار چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور اسی کشمکش میں اچانک گولی چل گئی، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس لمحے میں نفرت نہیں بلکہ ایک بیٹے کی آخری کوشش شامل تھی کہ وہ سچ کو بچا لے اور قتل کا داغ اپنے ہاتھوں پر نہ آنے دے۔ اور اسی کشمکش میں اچانک گولی چل گئی، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس لمحے میں نفرت نہیں بلکہ ایک بیٹے کی آخری کوشش شامل تھی کہ وہ سچ کو بچا لے اور قتل کا داغ اپنے ہاتھوں پر نہ آنے دے۔ ملک سکندر زخمی ہوا مگر زندہ رہا، اور اسی لمحے وہ سچ جو برسوں سے خوف، طاقت اور خاموشی کے نیچے دبا ہوا تھا، سب کے سامنے آ گیا، کیونکہ بندوق کی آواز نے صرف ایک جسم کو نہیں بلکہ جھوٹ کے پورے نظام کو زخمی کر دیا تھا۔ اور اب گاؤں، قانون اور میڈیا سب جان چکے تھے کہ یہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ظلم، قتل اور سازش کی پوری کہانی تھی جو آخر کار بے نقاب ہو چکی تھی۔ انصاف کے اس لمحے میں ملک سکندر گرفتار ہوا، زمینیں واپس ہو گئیں اور ہڑتال ختم ہوئی، کیونکہ سچ کی روشنی نے ظلم کے اندھیرے کو توڑ دیا، اور گاؤں والوں نے اپنی طاقت اور اتحاد سے ثابت کر دیا کہ جب عوام ایک ہو جائیں تو کسی بھی ظالم کا اقتدار ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی اتحاد نے نہ صرف انصاف کو ممکن بنایا بلکہ ایک نئی امید بھی پیدا کر دی۔ حاجی کریم کی قبر پر پہلی بار سکون اترا، اور عائشہ نے اپنے دل کی گہرائی سے کہا، یہ بدلہ نہیں تھا، یہ انصاف تھا، کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ اس کی محبت نے نفرت کو ہتھیار نہیں بنایا بلکہ سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر ظلم کے خاتمے کی راہ اختیار کی۔ اور اسی فیصلے نے اس کے پیارے کی روح کو تسکین دی اور گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک نئی شروعات کا دروازہ کھولا۔ چک نوری اب بھی وہی گاؤں تھا، مگر اب خاموش نہیں تھا، کیونکہ اس کے لوگوں نے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائی، سچ کی راہ پر قدم رکھا، اور اپنے اندر وہ ہمت پیدا کر لی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی خوف کی چادر میں نہ رہیں۔ اور اسی تبدیلی نے اس گاؤں کو صرف زمین کے ٹکڑے سے ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں انصاف، اتحاد اور انسانیت کی روشنی ہمیشہ روشن رہنے لگی، کیونکہ جب سچ خون میں لپٹ جائے تو ایک دن وہ چیخ کر باہر آتا ہے، اور اسی چیخ میں ظلم کے سائے ٹوٹ جاتے ہیں، خاموشی کے پردے پھٹتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں چھپی ہمت ایک نئی آواز بن کر نکلتی ہے جو ظلم کو ہرا کر انصاف کی راہ کھول دیتی ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ خاموشی جرم ہے، اور سچ چاہے وہ لہو مانگے آخر کار جیتتا ہے، کیونکہ وقت کی عدالت میں ہر جھوٹ کا پردہ پھٹتا ہے، ہر ظلم کا حساب ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اپنی قربانیوں کے باوجود ایک نئی امید اور انصاف کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، جس کی روشنی آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ رہتی ہے۔